सांस्कृतिक मंडळातर्फे मी आपल्या सगळ्यांचे स्वागत करतो व अभिवादन करतो. 1 जुलैपासून GST सुरू होणार या उद्देशानं इथं जमलेल्या सगळ्या मान्यवरांचे पुन्हा एकदा स्वागत. एका मनोरंजक पद्धतीनं GST काय आहे यावर आम्ही एक पथनाट्य तयार केलेलं आहे, ज्याची संकल्पना आहे आमचे विक्रीकर उपायुक्त किशोर खांडेकर यांची आणि लिहिलेलं आहे प्रियंका कोल्हे. आणि आम्ही त्यासोबत पथनाट्यामध्ये बाकीचे सगळे विनोद ढेंगरे, ज्योती कानोडे, प्रवीण शेंडे, रुपेश कांबळे, प्रवीण देरकर, अंकुश रामटेके, श्रीकांत किटे, महेश कर्णेवार आणि मी स्वतः मनोज बोंद्रे. तर आपल्यासमोर सादर करीत आहोत पथनाट्य. मुर्दा मसान, उल्टी खोपड़ी, सीधा कान, जमूरे. हाँ उस्ताद. बैठ जा. बैठ गया. खड़ा हो जा. खड़ा हो गया. तो जमूरे, आज का खेल करते हैं शुरू. हाँ उस्ताद. जमूरे, आज इन लोगों के लिए कोई मैसेज लाया हो? हाँ उस्ताद. न्यूज लाया हो? हाँ उस्ताद. तो सुनाओ जरा. सुनो, आपके लिए और इन सबके लिए एक ऐसी धांसू खबर लाया हूँ ना, आप सुन के एकदम बागबान हो जाओगे. तो सुना जरा. सुनो फिर. बदलून गेलं या सारं, GSTचं सुटलं या वारं, अवघड टॅक्स भरण्यातून मुक्तता झाली आज. कसं नांदलं या मनामंदी, नी व्यापाराला सोय झाली जी. जमूरे, थोड़ा आसान शब्दों में समझाओ. तो सुनो उस्ताद, नागपुर और आसपास के इलाकों से, टीवी से, अखबारों से, फेसबुक से और व्हाट्सएप से और तमाम मीडिया वालों से सुनकर एक न्यूज लाया हूँ. और ये न्यूज नहीं है, ये तो जादू है. जादू? ये क्या कह रहे हो? हाँ उस्ताद, ये जादू तो 1 जुलाई से सरकार दिखाने वाली है. पुराने सब कायदे कानून हटा के, जो कि केंद्र के 8 और राज्यों के 9, ऐसे 17 कानून हटा के पूरे भारत के लिए एक ही सरल कायदा 1 जुलाई से आ रहा है. और उस जादू का नाम है GST, GST, GST. जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई आज. GST, GST, GST. अब जमूरे, ये GST का मतलब मैं जानता हूँ. ये GST का मतलब है गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एंड टेक केयर. अरे क्या उस्ताद, कर दी ना आपने वो आलिया भट्ट वाली बात. तो सुनो, जिस बदलाव का इंतजार पूरे भारत की जनता और व्यापारी भाई बहन 2006 से कर रहे हैं, उस बदलाव का नाम है GST. इसका मतलब है G फॉर Goods, S फॉर Services एंड T फॉर Tax. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, माने वस्तु व सेवा कर. तो जमूरे, ये तुम्हारा GST क्या जादू दिखाने वाला है? जरा विस्तार में समझा, ताकि इन सब लोगों के साथ मैं भी कुछ समझ सकूं. विस्तार, विस्तार, विस्तार में सुनना है ना? Yes. सुनो ना फिर. सुनाओ. ध्यान से सुनिए, बड़ा सरल है कानून. सारे देश में एक ही कानून. सारे 17 कानून हो जाएंगे खत्म. सिर्फ एक ही कानून होगा, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. भारत के सारे राज्यों में एक वस्तु एक ही टैक्स रेट. बड़ा सरल और सीधा ये कानून. अब अलग अलग एक्ट के लिए अलग अलग कार्यालयों में जाने की झंझट ही खत्म. भारतवर्ष के सारे राज्यों में एक वस्तु एक सेवा एक ही टैक्स. सी फॉर्म. हाँ मेरे भाई, सी फॉर्म, सी फॉर्म, एक फॉर्म, E1, E2, इन तमाम फॉर्म से झंझट खत्म. क्या बात, क्या बात, क्या बात. घरेलू व्यापार
केंद्र और राज्यों का राजस्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन सब में आर्थिक दोनों बदलाव लाने वाला ये नीचे है। करने ना समझने में और उपयोग में लाने के लिए आसान और सबसे सरल रिफंड का अपना झंझट होगा, खरीदी पर और अंतर्राज्य खरीदी पर भी सेट ऑफ मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.gstn.gov.in पे। और भाइयों, इसमें मेरे जैसे आम आदमी का क्या फायदा है? हमारा क्या फायदा है? सखी सैया तो खूब ही कमात है। हाँ जी लेवल महंगाई डायन खाए जाते हैं। टैक्स रेट कम होने से चीजें सस्ती हो जाएंगी। आज जो 25 से 30% का टैक्स का बोझ है कम हो जाएगा। महंगाई कम होने में मदद मिलेगी, आर्थिक सुधार होगा और खुशहाली आएगी। तो उस्ताद है ना ये जादू? जीएसटी। और जमुरे, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने तुझे मुझे बैठ के वक्त भी दिखाए थे। साला व्यापार करूं या टैक्स भरूं, ये भागा दौड़ी तो अभी चल रही है। अरे नहीं उस्ताद, ऐसे सरलता मैंने कहा कि रिफंड के लिए सालों रुकना पड़ता था और रिटर्न करना कुछ आसान चीज की नहीं। कभी एक्साइज तो कभी सेल्स टैक्स तोड़ना पड़ता था। देखो भाई साहब, हम जैसे छोटे व्यापारी की तादाद इस देश में बहुत है, तो हमारे लिए इसमें क्या सहूलियत है? मेरे भाई, अगर 20 लाख से कम टर्नओवर है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 20 से 50 लाख तक का टर्नओवर है तो सुविधा के लिए कंपोजिशन स्कीम है, क्वार्टरली रिटर्न भरो और खुश रहो। तो क्यों भाइयों, है ना आपके फायदे की बात? हाँ। तो बोलो। सादा सरल है ये झंझट नहीं, सुख और शांति का मंत्र यही। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। तो भाई साहब, मैंने तो सुना है कि साल के 37 रिटर्न भरने पड़ेंगे। अब हम लोग धंधा करेंगे या ये रिवेंसी भरते रहेंगे? अरे मेरे भाई, आपको सिर्फ महीने की खरीदी बिक्री विस्तृत रूप से सॉफ्टवेयर में डालनी है, बाकी तो सॉफ्टवेयर ही अपने आप रिटर्न बनाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो जगह जगह पे मदद केंद्र माने हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे जो आपकी पूरी सहायता करेंगे। अरे भाई, ये वैट की बीमारी तो पहले से ही है यार। अबे जीएसटी का क्या है? मेरे भाई, मिसाल के तौर पर एक बात बताओ, अगर कोई डॉक्टर आपसे कहे कि आपको स्वस्थ रहने के लिए अलग अलग दवाई खाने की बजाय एक ही दवा खानी है जो थोड़ी सी कड़वी और मोटी है, तो आप सबका जवाब क्या होगा? हम तो एक ही कड़वी दवा खाएंगे। सही है, इससे आपका वक्त भी बचेगा और लॉन्ग टर्म पर होने वाला दवा का खर्च भी बच जाएगा। जीएसटी वही दवा का नाम है जो भारत की मल्टी टैक्स वाली बीमारी का इलाज एक बार में कर देगा। सारे करों में जीएसटी सा कोई नहीं, कोई नहीं। जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी। और डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए तो बार ऑफिस के चक्कर काटने होंगे। नहीं भाई नहीं, हम पहले ही बता चुके हैं, जीएसटी में कोई डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं होगा। ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना। शाबाश जमुरे, अब मैं समझ गया। इस बार तूने जो पदे की बात की है तो लाजवाब है। आजाद भारत का सबसे बड़ा कर सुधार है ये। अब हम भी इंटरनेशनल हो जाएंगे, ग्लोबल हो जाएंगे। तो उस्ताद, आज से एक ही मंत्र पढ़ना शुरू कर दो। वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। सिंगल टैक्स, सिंगल टैक्स, सिंगल सिंगल टैक्स। सिंगल टैक्स, सिंगल टैक्स, सिंगल सिंगल टैक्स। रिटर्न भरो, पे करो और हो जाओ रिलैक्स। और शकाश, काजोल, और कोई साथ? हाँ, पर मेरा भाई तो गांव में व्यापार करता है, वहाँ ना तो नेट है और ना ही कंप्यूटर। अब वह क्या करेगा भाई? आपका भाई हमारा भाई, भाई को बोलो नजदीकी किसी भी बिक्री कर कार्यालय में जाकर ये सब काम कर सकते हो, वहाँ आपकी सहायता की जाएगी, पूरी मदद मिलेगी। सब तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए,
जाकर हृदय से उनसे सहायता लूंगा तो सिर्फ सब मिलकर मेरे साथ होंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब दोस्तों। ओ हमें है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब दोस्तों। जीएसटी 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 कामयाब बनाने के लिए हमारा साथ दो। हम सब मिलकर कामयाब भारत बनाएंगे। उस्ताद कोई मैसेज? आहा, मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी, मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी। तू जरा हिम्मत तो कर, बाप बदलेंगे हकीकत में। तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। वाह 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 वाह। जीएसटी के साथ चल, जीएसटी के साथ चल, जीएसटी के साथ चल। Friends, no law is a good law unless and until it is enforced on the citizen with the bike after creating the proper awareness of the law. I am very happy that Celtex department has taken such a nice initiative. They have come forward to create an awareness of this law. Yeah. I would request the President VIA to please, as a token of appreciation, to offer a bouquet on behalf of the entire team to Sri Manoj Bondreji, to the Madam also. Madam, please join us. Madam. We hope that this same friendly atmosphere continues after the implementation of GST, and I believe that हम होंगे कामयाब if the same cooperation and the atmosphere of friendliness prevails after implementation of GST also. Thank you all. Thank you. I would request the speaker to please join me on the dais. CA Saket Bagadia ji, CA Larichi Loya, Sri Lahane ji. The topic is very vast. We won't cover that much quantity. We'll directly jump to our topic. I would request CA Lalitji Loya for his presentation on today's topic, taxable event, registration and returns. CA Lalitji, please. Good evening, friends. President of the VIA, Assistant Commissioner Shri Lahane ji, Honorable Shri Chandak ji, my co-speaker Saket, VIA members, and all dear friends. Friends, first of all, I would congratulate, I think, Khandekar ji of the Sales Tax Department, who has very nicely presented this play. एक 5 मिनट के अंदर में सर्विस टैक्स के सारे क्रिटिकल इश्यूज उन्होंने सामने रख दिए और साथ में उससे रिलेटेड सजेशंस भी बहुत अच्छे उन्होंने दिए हैं. अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट. फ्रेंड्स, जितने लोग अंदर है कुछ बाहर भी है. अगर हम इसको बाहुबली से कंपेयर करेंगे तो आई थिंक जीएसटी बाहुबली से काफ़ी आगे निकलते जा रहा है. Friends, we all aware that GST Act will subsume 17 acts in its fold. These are Central Excise Act, Service Tax, VAT, Entertainment Tax, Luxury Tax, and number of acts. We will be relieved of various registrations in the different acts, filing of the returns for the different acts, then keeping track of the assessment, show cause notices, appeals of the different acts.
Now, it is certain that from 1st July, we will have to concentrate only on the single tax, that is Goods and Service Tax Act. Friends, I am before you to discuss about the provisions of taxable event, registration and returns under service tax. Before understanding the taxable event in GST, friends, let us think about or understand the taxable events in the acts that we were dealing in. In the Central Excise Act, as you all know, manufacturing was a taxable event. As soon as the goods are manufactured, it was leviable to excise duty. But excise duty was payable on removal of goods. Then in VAT, the taxable event was on transfer of property in goods. And in service tax, rendering of service provided or to be provided. That is, in service tax, even advance received toward the service tax was a taxable event. And in entertainment tax, it was the entry to the entertainment event that was a taxable event. And in for luxury tax, the taxable event was when you stay in the hotel. And all these taxes were collected by central government or the state government or union government. Friends, let us understand this, the concept from various tax to GST. Suppose a Bajaj Auto manufactures scooter, and on manufacturing it pays excise duty. Then it transfers the goods to the other state, say Chhattisgarh. On that it pays CST. And in the Chhattisgarh, the dealer collects VAT and the scooter goes to the consumer. So in the earlier regime, CST, which was a central government tax, was collected by the state government, it was retained by the state government. Now there is a major change from this act to GST, is that the goods moving out from the one state to another will attract IGST. And this tax will go to the consuming state. So now that is why the GST is called as destination-based consumption tax. So now states used to give incentives for the मतलब फैक्ट्री लगाने के लिए इंसेंटिव्स देते थे, सेल्स टैक्स में बोलो या अलग अलग चीज़ों में, MIDC में, क्योंकि जिस स्टेट में मैन्युफैक्चर हो रहा है उनको टैक्सेस ज़्यादा मिल रहे थे. बट नाउ द इक्वेशन विल चेंज. टैक्सेस विल गो टू द स्टेट्स दैट विल कंज्यूम मोर. तो अभी तक के फिगर्स अपने आते थे कि हीरो होंडा ने कितने स्कूटर्स प्रोड्यूस किए, मारुति ने कितने कार्स बेची. बट नाउ ऑनवर्ड्स मेरे ख्याल से फिगर्स ऐसे आएंगे कि बिहार में कितनी स्कूटर्स बिकी या फिर यूपी में कितनी कार बिकी. दिस इज अ मेजर चेंज दैट द जीएसटी के कारण जो चेंज मेजर आएगा. द कॉन्सेंट्रेशन और द इंसेंटिव्स विल बी टुवर्ड्स द कंजम्पशन साइड. And as the Bajaj Auto was paying excise duty, VAT, and also CST and other taxes, now it will have to deal with the only one tax. But do you think all the taxes have gone? No, there are certain taxes which are still there. I would take another example, not relevant, but say renting of immovable property. उसमें सर्विस टैक्स में टैक्स है अभी,
देन उस लैंड के ऊपर में कॉरपोरेशन टैक्स है, अगर आप सेल करते तो स्टैम्प ड्यूटी है, एंड ऑफ कोर्स इनकम टैक्स में 30% काट के पूरा टैक्स देना पड़ता है। तो ये जो टैक्सेस है पूरे नहीं, हाँ, लेकिन काफ़ी हद तक के अपने जीएसटी के आने कारण इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट इन द जीएसटी? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Supply of goods and services is the taxable event in the GST. Taxable event is that on happening of which the charge is fixed. मतलब if there is an event, on happening of certain event, the charge for the tax is created. That is the taxable event. So earlier it was a manufacture, that was the event, or sale, that was the event. But now supply is the word that we will have to keep in the mind. And as last time in the session, Ashok Chandakji rightly said that we will have to forget the word sale. Instead of sale, we will have to now concentrate on the word supply. Friends, even though the taxability is at a particular event, but from convenience point of view, the tax is shifted for collection purpose to some other date. As soon as you say sale, the word consideration comes in mind. Without consideration, there cannot be sale. But for supply, consideration is not necessary. Even if there is no consideration and only there is supply, it may become taxable in the GST. Further, one more major change that in the GST is going to come is when the goods are transferred by the same entity to the other state, there was no sales tax. It was transferred against Form F. But now, on every transfer from one state to other state by the same entity will attract IGST. So now the turnover of the return will increase, but definitely turnover of the books will remain the same. Friends, section 9 of the CGST is the charging section of under CGST Act, and section 7(1) of CGST Act gives the meaning of supply. For taxable event, the word supply, taxable event is totally dependent on the supply word. Supply includes all forms of supply of goods or services, and such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of business, furtherance of business. Now, for example, there is a barter. Barter takes place. वे किसी के पास में एक बहुत बड़ा लैंड बैंक है, 100 करोड़ का, 100 एकड़ की जमीन है, लेकिन लिटिगेटेड है. He hires an advocate. Advocate clears the land, and out of 100 acres, he gives him 1 acre land. Now, in the GST, the advocate has received consideration in the form of barter. So, barter, this type of barter will come under the supply of services. Then supply includes import of services for a consideration whether or not in the course of furtherance of business. Now there are certain activities specified in Schedule 1 of the GST Act made or agreed to be made without a consideration. Now the Schedule 1 gives the matters to be treated as supply even if made without consideration. In this, first is permanent
transfer, disposal of business assets where input tax credit has been availed on such assets. Meaning that if suppose a company transfers or discards its computers, number of computers, and gives it to a certain charitable institution for charitable purpose, and that charitable institution opens classes और एक charitable activity चलाती है. The assets discarded by this company without consideration, but which has on which the company has claimed input tax credit, will be supply in terms of the GST. But suppose a company gives car to its employee, which is not subjected to, on which GST is not available as input credit. So then that car will not be treated as supply in the GST. Second is supply of goods or services between related persons or between distinct persons, such as defined in section 25, when made in the course of furtherance of business, provided that the gifts not exceeding rupees 50,000 in a financial year by an employer to an employee shall not be taxable, treated as supply of goods or services. Friends, under GST, even employer-employee relationship has been considered as a transaction between a related person. So now any transfer of gift or any company gives any gift for better performance to the employee will be treated as supply, but exception is that till 50,000 it will not be treated as supply. Then another important supply of goods by a principal to his agent, where the agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal, or by an agent to his principal, where the agent undertakes to receive such goods on behalf of the principal. Now we all know that when a clearing and forwarding agent receives goods from a company, it is normally without consideration. Only stock is transferred. Now this supply of stock from company to C&F agent will be treated as supply, and this turnover will come under the agent's turnover. It has its implication in the total GST law. Then import of services by a taxable person from a related person or from any of his other establishment outside India in the course of furtherance of business. All these matters are to be treated as supply even if they are without consideration. Then friends, supply includes the activities to be treated as supply of goods or supply of services as referred to in Schedule 2. मतलब एक Schedule 2 दिया है GST एक्ट के साथ में, उसमें ये कहा गया कि भाई ये चीज़ गुड्स है और ये चीज़ सर्विसेज है. मतलब इसके जो रिलेटेड डिस्प्यूट्स है वो उन्होंने यहाँ पर एंड कर दिए कि व्हाट वी से इज द लॉ, एंड दैट इज गुड फॉर द असेसी. Any transfer of title in goods is a supply of goods, naturally. Then any transfer of goods or of right in goods or of undivided share in goods without the transfer of title thereof is a supply of services. Hire purchase transactions will come under supply of goods. Then any lease or license to occupy land is a supply of service. That is also okay. Friends, in this list, the construction of complex or the works contract has been given as it is a service. So even if we are constructing a flat and selling it, now it will come under the service. Then temporary transfer of or permitting use or enjoyment of any intellectual property will be considered service. Then another area which was highly litigated earlier in the service tax and sales tax regime is information technology software.
Information technology software, either development, design, programming, customization, adoption, upgradation, enhancement, or implementation, was considered as sales also and services also. Both the department, मतलब कोई डिपार्टमेंट मान नहीं रहा था, सेल्स टैक्स वाले बोलते थे ये सेल है, सर्विस टैक्स वाले बोलते थे सर्विस है, एंड एक्चुअली ये हो रहा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पे हम लोग सेल्स टैक्स भी पे कर रहे थे और सर्विस टैक्स भी पे कर रहे थे. बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस शेड्यूल 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर will be considered as service. And another area which was difficult in the earlier regime was transfer of the right to use any goods for any purposes. Again, वैसे डेफिनेशन क्लियर थी, इसकी इम्प्लीकेशन भी मतलब क्लियर था कि अगर कोई आप इक्विपमेंट मशीनरी हायर पे देते हैं एंड द इफेक्टिव कंट्रोल इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड, देन इट वॉज कंसिडर्ड सेल. और अगर आप इक्विपमेंट या मशीनरी किसी को देते हैं हायर पर बट इफेक्टिव कंट्रोल आपके पास में रहता है तो इट वॉज कंसिडर्ड सर्विस. वैसे प्रोविजन सिंपल था, लेकिन बिकॉज ऑफ लेकुना इन द एग्रीमेंट्स या कोई चीज़ छूट गई एसएससी से, तो देन अगेन इफ द एसएससी हैज पेड सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट यूज्ड टू आस्क फॉर सेल्स टैक्स, और सेल्स टैक्स हैज बीन पेड, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट यूज्ड टू आस्क फॉर द सर्विस टैक्स. सो बिकॉज ऑफ दिस क्लैरिटी कि yes, this is service and this is goods, many of the provisions which will attract in the GST law will get cleared in this because of this definition. Then the government, in this act, it has been given that certain activities which are neither supply of goods nor supply of services, the activities or transactions undertaken by the central government and state government or any local authority in which they are engaged as public authorities will neither come as supply of goods or nor a supply of services, but this will be notified by the गवर्नमेंट. इसकी कोई लिस्ट नहीं है. अर्लियर जो जीएसटी ड्राफ्ट आया था उसके अंदर में इसकी लिस्ट थी, लेकिन बाद में नेक्स्ट ड्राफ्ट में निकल गई. नाउ अगेन वी आर वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन कि जिसके अंदर में ये आएगा कि यस दीज आर द सर्विसेज गिवन बाय गवर्नमेंट विच आर नॉट सर्विसेज नॉर दे आर गुड्स. देन इन द शेड्यूल 3 there are certain activities and transactions specified which the government has said that these are neither goods nor services. We can say that to some extent this is a negative list of the GST Act. The activities which are neither goods nor services have been given as under services by an employee to the employer in the course or in relation to the employment. This will not be treated as service. Then services by any court or tribunal established under any law for the timing in force. Functions of member of parliaments, MLAs, corporators again will not be considered as service. Then constitutional duty, constitutional post held by the persons, they will not be also considered service. Then services by foreign diplomatic mission located in India, and lastly services of funeral, burial, crematorium or mortuary, including transportation of the deceased. These are the services which will be out of the GST Act. Now today just श्रीनगर में जो मीटिंग हो रही है मैं भी आता था देखा, तो उसके अंदर में हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन सर्विसेज हैव बीन आल्सो exempted from the GST. Now the government will come with the exemption list.
Now, another important aspect of the taxable event is the tax liability on the composite or a mixed supply. The composite supply comprising two or more supplies, one of which is principal supply, shall be treated as supply of such principal supply. Example से इसको समझते हैं. मतलब अगर जैसे कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जिसको अपन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहते थे पहले, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया है 5 करोड़ का, तो जब बिल रेस करता है कॉन्ट्रैक्टर, रनिंग बिल, तो पहले साइट क्लियरेंस होता है, तो साइट क्लियरेंस का बिल रेस करता है, फिर एक्सकवेशन होता है तो एक्सकवेशन का बिल रेस करता है, एंड देन कम्स द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. बट एज द वर्क ऑर्डर इज फॉर टोटल कंस्ट्रक्शन, it is in the Service Tax Act also, it is treated as a composite supply, and the principal activity is construction of the complex. So it has been given that it will, in this case, a composite supply, the tax rate for the principal supply will be applied. The next is mixed supply, so comprising two or more supplies which shall be treated as supply of that particular supply which attracts the highest rate of tax. हम लोग गिफ्ट टैम्पर बनाते हैं या दिवाली में गिफ्ट देते हैं, तो उसके अंदर में केक्स, चॉकलेट्स, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, तो इसमें जो जीएसटी लगेगा that will be the highest among that constituents. So friends, this was all about the taxable event. Now the next item is about the registration. For every act, entry is through registration under that act. Section 139 of the GST Act deals with the migration of the existing taxpayers to GST, and section 22 to 30 of the GST Act deal with the registrations. Friends, as per section 22, every supplier shall be liable to be registered in the state or union territory from where he makes a supply of goods or services or both, if his aggregate turnover in the financial year exceeds rupees 20 lakhs. मतलब हर एक सप्लायर को हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर उसका 20 लाख के ऊपर में टर्नओवर है. The registration is to be made within 30 days from the date on which he becomes liable for registration. But for a casual taxable person or a non-resident taxable person, these two categories of person will have to apply 5 days, at least 5 days prior to starting of the activity. Now, 20 lakhs limit is for the whole of the India except this northern eastern states or special category states like Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim. Now the aggregate turnover has been defined. It means that aggregate value of the taxable supplies, exempted supplies, export of goods or services or both, and interstate supplies of persons having the same PAN. मतलब एग्रीगेट टर्नओवर में आपका टर्नओवर आ गया, देन अगर आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया है टू द सेम पर्सन, जो मैंने बताया पहले ना कि भाई यहाँ से ब्रांच अगर आप खोलते रायपुर में और उसको सप्लाई होता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज 2 डिफरेंट पर्सनस, तो वो टर्नओवर भी उसमें आ जाएगा, एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाईज है वो भी उसमें आ जाएगा. And turnover of all the locations will be considered for the 20 lakhs limit. But value of supply on which service tax has been paid on reverse charge basis will not be considered as turnover. Supply of own account and on behalf of principal. Again, जो हमने taxable event में बात की थी C&F की, जो प्रिंसिपल का टर्नओवर है दैट विल बी ऑल्सो कम अंडर द एग्रीगेट टर्नओवर. और इफ इज अ जॉब वर्कर तो जॉब वर्क का टर्नओवर जो मटेरियल जॉब वर्क के अंदर में आता है दैट विल नॉट बी टेकन फॉर द टर्नओवर पर्पसेस. द एसएससी विल हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन ड्यू टू सक्सेशन, अरेंजमेंट और अमलगमेशन और डीमर्जर.
सक्सेशन का मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि देयर इज अ प्रोप्राइटर एक्स हैविंग अ प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम ABC and he expires on 30th August and his business passes on to his son because of will. Now his son will have to take again the registration because the registration is on the basis of PAN and they both are different persons. Then there are certain specified persons who have to take the registration irrespective of whether they have 20 lakhs turnover or not. Person making any interstate taxable supply. मतलब अगर आप यहाँ से नागपुर से रायपुर माल भेज रहे हो तो फिर आपको 20 lakhs की लिमिट अप्लीकेबल नहीं होगी. You will have to take the registration. Casual taxable person making taxable supply. A casual taxable person means a person who occasionally undertakes transaction involving supply of goods and services for a furtherance of business in a state where he has no fixed place of business. अगर नागपुर में किसी का कपड़े का काम है, वो 6 लाख का टर्नओवर है और वो अगर जाता है छत्तीसगढ़ और वहाँ पर अगर 4 लाख का माल बेचता है, तो सिंस उसका वहाँ पर रजिस्टर्ड प्लेस नहीं है, तो ही विल हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इवन दो उसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर नहीं गया. Then persons who are required to pay on under reverse charge, they will also have to take the registration. All electronic commerce operators, irrespective of turnover, will have to take the registration. Then non-resident taxable persons, any person who occasionally undertakes transaction involving supply of goods and services, but who has no fixed place of service as a residence in India. In the case of casual taxable person and non-resident taxable person, the registration is granted for 90 days, which can be extended further on application. And in both the case, the assessee has to deposit the amount of tax before he starts his business. और बात सही है, क्योंकि अगर यहाँ पर समझ लो कस्तूरचंद पार्क में कोई आया और एग्जीबिशन में पार्ट लिया, उसके ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल तो हो गया, तो अगर वो चले जाता है 10 दिन बाद में, 10 दिन का एग्जीबिशन है, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिकवर, तो इसलिए पहले उसको एडवांस में टैक्स भरना पड़ेगा. बट अब ये करेगा कौन? आप देखिए कि अगर कस्तूरचंद पार्क में एग्जीबिशन लगा है तो जीएसटी वालों को देखना पड़ेगा, एक टेबल जीएसटी वालों का भी रहेगा कि सारे रजिस्टर्ड है कि नहीं है और सभी ने एडवांस टैक्स भरा है कि नहीं भरा है. दिस क्लॉज विल बी डिफिकल्ट टू ऑपरेट इन द नॉर्मल कोर्स. Then persons who are required to deduct tax, they will have to take the registration. Persons who supply goods or services or both on behalf of other taxable persons, whether as agent, ये मैंने आपको पहले explain किया था. Then input service distributor, again will have to take the registration without the limit. Limit will not apply. And supply of goods or services through electronic commerce operator, इसमें भी लिमिट अप्लाई नहीं होगी. जितना भी आप गुड्स भेजोगे उसके अंदर में फिर आपको सर्विस टैक्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. अगेन assessee कैन गो फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन. अगर जरूरी नहीं उसके 20 लाख की लिमिट के बाद में जा सकता है. ही कैन टेक द वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन. फ्रेंड्स, द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब दिखने में सिंपल है एंड पूरा इलेक्ट्रॉनिकली है. तो एक बात तो है कि इसमें डिपार्टमेंट और एसएससी का मतलब मिलना जुलना एकदम कम हो जाएगा. थ्रू इलेक्ट्रॉनिक रहेगा पूरा का पूरा. REG 01 फॉर्म है जिसमें आपको एप्लीकेशन करना है. उसमें भी पहले यू हैव टू डिक्लेयर योर पैन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस एंड द स्टेट. देन दे विल वेरीफाई द पैन नंबर फ्रॉम द पोर्टल. मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस शैल बी वेरीफाइड थ्रू वन टाइम पासवर्ड. एक बार आपका इसमें पासवर्ड आ गया and then you have to again log in. Then a temporary registration reference number is generated, and from this number generated you apply for the registration with all the documents. If all the documents are proper, the proper officer will issue certificate within 3 days, and if within 3 days he finds that the documents or the information is insufficient, he will again
contact on electronically by Arijit, I think it is 3, asking certain information. The assessee has to submit this information within 7 days. Now the government has done a very good thing. अगर इन्होंने 3 दिन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो it will be deemed to be granted that the registration has been granted. The registration certificate is in REG 606 and the GSTI number, Goods and Service Tax Identification Number it is called. It is a 15-character format. 2 characters are for the state code, then 10 characters for the permanent account number, then 2 characters for entity code and 1 check cum character. फ्रेंड्स, वैट के अंदर में तो अपने को डिस्प्ले करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन द विच एवर इज योर प्लेस ऑफ बिजनेस, आइदर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और द सेकेंडरी. पर एज पर रूल 10 ऑफ द GST रूल्स देयर इज अ न्यू रिक्वायरमेंट कि आपके बाहर जो बोर्ड लगा है उस बोर्ड पे भी आपको GST टिन नंबर लिखना पड़ेगा. दिस इज अ न्यू रिक्वायरमेंट in this GST Act. मतलब वो जैसे अभी अपन देखते हैं ना मूनलाइट सिंस 1951, अब उसकी जगह कुछ और रहेगा. मूनलाइट आगे नंबर XYZ 243456 किस टाइप का नंबर रहेगा. देयर मस्ट बी रीज़न क्यों किया है, लेकिन अपेरेंटली इट लुक्स अब्सर्ड. नॉर्मली पर्सन शुड ऑब्टेन अ सिंगल रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट, मतलब एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा. बट देर इज अ प्रोविजन इफ देर इज अ बिजनेस वर्टिकल मीन्स अ डिस्टिंग्विशल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज विच इज सब्जेक्ट टू रिस्क एंड रिटर्न्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर बिजनेस आर्टिकल्स. मतलब अगर एक ही बिजनेस सब जगह है तो शायद वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, लेकिन हाँ अलग अलग टाइप के बिजनेस है, अलग अलग टाइप की सर्विसेज है, देन ऑन दैट बेसिस एक ही स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन मिल सकते हैं. बट नाउ इफ देर आर 2 रजिस्ट्रेशन दे विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी. सो फॉर ऑल द पर्पसेस, फॉर रिटर्न्स, पेमेंट्स, everything will be for both this entity, the assessee will have to do for both this entity. And even supply in these 2 entities, I think will come under the supply definition. Migration of the existing registration to the GST. As I said, section 139 deals with the registration rules, provides for the migration to the existing registration. I think almost 100% यहाँ पर जो बैठे हैं उनका माइग्रेशन हो चुका होगा, क्योंकि जिस हिसाब से फिगर्स आए हैं 100 नहीं तो 90% तो हो ही गया होगा. करीब 60 लाख एसएससी ने अपना माइग्रेशन कर लिया फ्रॉम 8 नवंबर टू 30 अप्रैल 2017. और इसमें वैट वाले सबसे आगे है, उसमें 72 लाख एसएससी है, उसमें से 55 लाख मतलब 73% लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है. सर्विस टैक्स में 12 लाख एसएससी है, जिसमें से 5,60,000 ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, मतलब वहाँ पर परसेंटेज खाली 46% आ रहा है. वैट की तैयारी 3 महीने से चालू हो गई थी, सर्विस टैक्स वालों को 1 महीने का टाइम मिला, तो नेचुरली जब तक के काम चालू हुआ तब तक पोर्टल ही बंद हो गया था. 1 मई से पोर्टल बंद हो गया और कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स थे. किसी का आरसी कैंसिल बता रहा था, किसी के 2 रजिस्ट्रेशन थे, तो जो प्रोविजनल आईडी वो पहले रजिस्ट्रेशन में चले गया. इस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम के कारण काफ़ी लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया. नाउ अगेन द साइट इज शोइंग दैट इट विल अगेन रीस्टार्ट फ्रॉम 1 जून फॉर 15 days, एंड एट दैट टाइम वी विल हैव टू माइग्रेट ऑल द existing assessees. बट फ्रेंड्स, जिस हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है, नो
the deadlines will have to be followed. मतलब ऐसा नहीं होगा कि चलो ठीक है ये हो जाएगा उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में क्या उन्होंने पोर्टल ही बंद कर दिया, तो ये दिक्कत आगे भी आ सकती है कि 15 जून को बंद कर दिया, फिर देन वी विल हैव टू वेट फॉर द 1 जुलाई, फिर पोर्टल खुलेगा और हो सकता है फिर वो एग्जिस्टिंग मतलब माइग्रेशन ना दे करके वो नया रजिस्ट्रेशन देंगे। तो इसलिए जैसे ही पोर्टल खुला, जिसका जिसका रजिस्ट्रेशन बाकी है उन्होंने अपना अपना माइग्रेट करा लेना चाहिए। Then amendment, if there is any amendment to the registration, again, it has to be applied to the department, and within 15 days, the department is bound to give the amendment, approval to the amendment. Then friends, there are the provisions about the cancellation. Normal cancellation procedure is there, but the proper officer can take the action against the assessee. If he has contravened the provisions of the act, then he can cancel the registration. If a person paying tax under composition scheme has not furnished returns for 3 consecutive periods, then again proper officer can cancel the registration. अब इसके आगे सुनिए आप, any other taxable person other than a person specified in clause B, मतलब composition scheme वाला, has not furnished the returns for a continuous period of 6 months, then proper officer can take the action and he can cancel the registration. तो ये जो powers है ये पहले एक्ट्स में नहीं थे कि अगर आपने 6 महीने रिटर्न फाइल नहीं किए तो रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड, या 3 महीना नहीं किए तो रजिस्ट्रेशन कैन बी। दिस पावर्स हैव बीन गिवन इन द GST एक्ट। Friends, this was about the taxable event and about the registration. Lahane ji has come up with a very excellent presentation on the returns, I think. So I will not cover this returns part, and any मतलब जो भी उसमें रहेगा we can cover it in the question and answer sessions. Friends, as on today, the CGST Act, IGST Act and UT GST Act and comprehensive law has been passed by the central government. Now SGST Act will be passed by every states, almost most of the states, and in the Maharashtra I think within 3-4 days the act will be passed. Further, what we have discussed is about the rules is from the draft rules. Earlier draft act came, and along with that draft rules came, and along with that forms came. But thereafter the act has been passed, and then second draft of the rules came, but the forms were from the previous draft. So what I have told, or whatever the returns and registration process I have told, is from the draft rules. As it is, the meeting is going on in the Srinagar, and as it is been said that all the rules will be finalized or approved in this meeting itself. So again, if there is any changes, there are bound to be, because suggestions have come many parts, we will have to again meet for the procedural part. And I think the VI clinic 1, the VI will have to take a second clinic, matlab Bahubali 1 and then Bahubali 2. And at that time we will have to again discuss all these provisions. It can be said within a month. I thank VI for inviting me for deliberating on this subject, and I also thank for the patient hearing. Thank you, Lalit Bhai, for the nice presentation, for covering the topic in a very nice and easy language. Friends, we are still getting the registration for this program actually, but we are not able to accommodate. We have also planned the Bahubali Part 2 GST clinic also we have planned out on 29th and 30th June, just 48 hours to GST. We will be having one session where we will be covering in detail all the developments that are there related to GST. So anyone who is not able to attend the program, or even those who are attending the program, can participate in that seminar.
The topic is very vast. Now we will come to the next topic. I know you must be having lot many questions on this topic. At the end of the session, we can take up the entire question and answers for this both the topics. I will request the second speaker, C.S. Sagat Pagdia, to cover another interesting topic on the invoices, debit note, credit notes, and procedure aspect. बिजनेस जो आज हमें बाहर जाके आप